तो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है और उसके आगे मैं कंटिन्यू करते हुए ओम्स लॉ को लिख रहा हूं। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। चलिए इसको लिख लेते हैं। constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्थिर हो, बढ़ नहीं रहा हो, तब किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते होंगे अच्छी तरह से। जैसे ये मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा V। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर इसके सराउंडिंग या फिर जो भी कंडक्टर है इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, न बढ़ाया जाए न घटाया जाए, एकदम एक बराबर कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये है हमारा साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और अगर करंट कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उस का कम होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमें इनको इक्वल करना है तो यहां पे एक कांस्टेंट आके जुड़ेगा जिसका नाम है R, और ये I पहले से था, अब ये जाके इक्वल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू RI या IR। ये R जो है एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शन को इक्वल करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट को हमको जोड़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है इसी का नाम है रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर? आई करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरह से आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। I के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हमारा फार्मूला बन गया ओम्स लॉ से। इज इट क्लियर? R यहां पे रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। अगर आप यहां से R के लिए सॉल्व करते हैं या यहां से सॉल्व करते हैं तो R के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, क्योंकि यहां पे I जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा V के। तो R इज इक्वल टू V अपॉन के I, और यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है और कांस्टेंट भी है, तो V अपान I का जो आप ग्राफ बनाएंगे वो कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा। जैसे कांस्टेंट का ग्राफ बनाया जाता है वैसे ही V अपान I का ग्राफ बनेगा। मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। ओम्स लॉ के इस फार्मूले से दो रिलेशन बन के आते हैं। पहला रिलेशन ये बन के आता है कि जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वही रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब उल्टा होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। दूसरा रिलेशन बन के आता है कि यही जो करंट है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द करंट is
प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है सीबीएसई बोर्ड में कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डबल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डबल करते हैं तो करंट जो है कितने टाइम्स हो जाएगी, यानी V को हम लोग डबल करते हैं तो करंट कितने टाइम्स हो जाएगी। आप क्या फार्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू V अपन R। बोला है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V को डबल करने के लिए मैं इसको डबल कर दे रहा हूं, देखिए डबल हो गया है। तो आप एक बात बताइए, ये कितने टाइम्स हो गया करंट, करंट कितने टाइम्स हो गया बताइए जल्दी से। आप इसको एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए यहां से। V अपन R किसका होता है, I का होता है। V अपन R किसका फार्मूला है, I का फार्मूला है। आप I रख दीजिए, या I जो है पहले वाला है, ठीक है। तो यानी करंट कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो करंट यहां पे क्या हो जाएगी बताइए, डबल हो जाएगी। तो इसका यह मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होती है तो करंट भी डबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एक रिलेशन होता है। तो अगर ये हाफ होता है तो ये भी हाफ हो जाएगा। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो यहां पे करंट क्या हो जाएगी, करंट कितने टाइम्स हो जाएगी बताइए। तो कैसे निकालेंगे इसको, रिलेशन वही वाला है, I इज इक्वल टू V अपन R। तो रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, आप ऐसे कर लेंगे तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा और V अपन R ये हो गया। ये किसके इक्वल थे, I के इक्वल थे, ठीक है। V अपन R किसका होता है बताइए, I के इक्वल होता है। I इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा मिल करके I, यानी जो करंट हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तब ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फैक्टर की बात करते हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर का करंट डिपेंड करता है। ओके चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर डिपेंड। देखो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, और दूसरा उसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट भी उसमें ज्यादा होगी, और अगर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें करंट जो होगी कम फ्लो होगी। ओके तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस काफी मात्रा में है, इसका रेजिस्टेंस काफी मात्रा में है। रेजिस्टेंस का काम ही है कि करंट को फ्लो होने से रोकना। जैसे ये करंट कोई फ्लो हो रही है तो ये क्या करेगा, उसको रास्ते में रोकना शुरू कर देगा, उसको कमजोर करना शुरू कर देगा। तो यही उसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी जो है रेजिस्टेंस वाली, ये कंडक्टर से होके आती है। हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी एक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर is oppose the flow of current through it। ठीक है, अपोज मतलब होता है रोकना, विरोध करना, फ्लो मतलब फ्लो होने में करंट, ठीक है। करंट को फ्लो होने में रोकने की जो प्रक्रिया कंडक्टर की कहलाती है वही रेजिस्टेंस उसको हम लोग बोल देते हैं। और ये जो है इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर का फार्मूला आप जानते ही होंगे ओम्स लॉ से, आर इज इक्वल टू वी अपन आई, ये हो जाएगा हमारा। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है,
इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है, OHM। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, कोई घंटी का साइन हो और इसको ऐसे, ये हो गया हमारा एक बार में, ठीक है, ये हो गया हमारा ओम, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स ओके। आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की पहली बात तो थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दूसरी बात उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, थर्ड किस चीज का वो बना हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, और 4 नंबर हो गया हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इट्स ऑल राइट। कुछ ऐसे होते हैं कंडक्टर जिसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इट्स ओके। चलिए, व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम किसको बोलते हैं? 1 ओम किसको बोलते हैं? कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 वोल्ट फ्लो हो रहा है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और उसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट भी उसी टाइम फ्लो हो रही हो, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें जो रेजिस्टेंस बन रहा होगा उस कंडक्टर का, वो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम होगा, ठीक है। चलिए 1 ओम, इट्स ओके। आप इसको लिख भी सकते हैं, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to across its end, चलिए लिख लेते हैं इसको, when a potential difference of 1 volt is applied across its end, कमा कर देंगे, ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इज नोन एज 1 ओम। इट्स ओके। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोज थ्रू इट, इज नोन एज 1 ओम। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्राज द करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हेन करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा, सॉरी, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया उसको आप लिख लीजिए, करंट कितना था? 3.4 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी इसकी, वी जो इसका कितना था? 220 वोल्ट। ओके, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, और ये शुरू में 3.4 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है और 220 वोल्ट इसमें फ्लो होती है। तो इसमें यह हमको बताना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक आयरन को 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से अगर जोड़ दे, इसको अगर हम लोग 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से जोड़ दें तो ये कितना करंट ड्रा करेगी। क्वेश्चन ये था कि 220 वोल्ट पे अगर इसको सप्लाई दे दी जाती है तो 3.4 एम्पियर कंज्यूम करता है, तो इसको अगर हम लोग 110 वोल्ट पे अगर इसको दे दें तो इसमें कितना करंट फ्लो होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, आर का फार्मूला होता है V/I। पोटेंशियल डिफरेंस 220 और 3.4 हो गया, इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। मैंने वीडियो पास कर दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे, पॉइंट लगा, पॉइंट एक जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, फिर क्रॉस करके इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, 64.7 ओम आएगा। अभी हमको इसका रेजिस्टेंस मालूम चल गया, इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है? 64.7 ओम। अब इस रेजिस्टेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग इसकी करंट को निकाल लेंगे, तो I इज इक्वल टू V/R। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे चाहते हैं इसको? 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इसका पहले कितने था? पहले क्या हमेशा होता है ये, ठीक है, 64.7, सॉरी, तो 64.7 ओम ये हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा हमारा 1.7 एम्पियर। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्राफ बिटवीन V एंड I। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या ग्राफ बनता है। तो अब जानते हैं कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी करंट और ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम लोग कांस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, VI कांस्टेंट ग्राफ। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग और करंट की रीडिंग हमने प्रयोगशाला में, एक्सपेरिमेंट रूम में इसको हमने किया, तो जब 2.5 वोल्टेज हमने दिया तो करंट उसमें निकल के आई उस टाइम 0.1 एम्पियर। ठीक है, फिर दूसरी रीडिंग हमने 5 वोल्ट पे किया तो 0.2 निकल के आया, 10 पे किया तो 0.4 निकल के आया, 15 पे किया तो 0.6 एम्पियर निकल के आया। इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से और करंट को एम्पियर मीटर से एक में सेट करके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग अलग रीडिंग को हमने नोट किया। ठीक है, तो अब यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, इस रीडिंग को जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही हम लोग इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ पे 0.1 और 2.5, 0.1 2.5 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 0.25, 0.2 और 5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब देखिए 10, 0.4 और 10, 0.4 और 10, 10 कुछ इधर बनेगा। ठीक है, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ करके वो आएगा, और यही जो ग्राफ होता है कांस्टेंट का ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें इट्स ओके। तो ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है V और I का। तो चलिए ये खत्म हुआ यहां तक। अच्छा, अभी हम लोग गुड कंडक्टर की बात करेंगे, बेस्ट कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट। ठीक है, सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है, कॉपर के बाद फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर आयरन आ जाएगा, लेकिन सबसे जो ज्यादा है वो सिल्वर होता है। इट्स ओके। चलिए आगे देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर किसको हम लोग बोलते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, दूसरों की तुलना में उसका रेजिस्टेंस जो होगा इलेक्ट्रिकल बहुत ही हाई होता है। जैसे में हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, उसका जो कॉयल होता है, हीटर में जो नाइक्रोम वायर लगाते हैं वो भी उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वो गर्म होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज सबस्टेंसेस which have high electrical resistance is known as resistor, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें तो नाइक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम, मैग्नीन हो सकता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये हमारे हैं रजिस्टर जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है आदि की दूसरे की तुलना में। चलिए आगे देखते हैं इंसुलेटर को। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर उनको बोलते हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटली होता है, हाई होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, दोज सबस्टेंसेस which have infinitely high electrical resistances, कोई ऐसा सबस्टेंस हो जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही काफी हो, जिसको हम लोग जान ना पाए, इन्फिनिटली हो वो, है ना, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल वुड पर भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सेलेंट इंसुलेटर कौन है, तो एक्सेलेंट इंसुलेटर कौन है, वो रबर होता है। सबसे अच्छा इंसुलेटर सिर्फ और सिर्फ रबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म हुआ, ये वीडियो खत्म हुआ, और आगे की वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।